आज हम लोग बेटा ग्रामर का टेंसेस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम टेंसेस का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि टेंसेस को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है। जैसे आप लोगों ने बेटा टेंसेस छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि टेंसेस तीन तरीके से क्लासिफाइड है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बेसिस पे। हम उसी के बारे में आज ब्रीफली समझेंगे कि ये टेंसेस को इतना फर्दर किस तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्रेजेंट टेंस की। टेंसेस के अकॉर्डिंगली सबसे पहला टेंस आता है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा आता है बेटा पास्ट टेंस और तीसरा क्लासिफिकेशन जो देखा गया है वो कौन सा है, फ्यूचर टेंस का माना गया है। यही अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें बेटा तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस है। फर्दर चार तरीके से और क्लासिफाइड है। ये चार तरीके कौन कौन से हैं बेटा, इनके बारे में भी एक एक करके ब्रीफली समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में। सबसे पहला टेंस जो आता है बेटा वो आपका आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें रूल्स क्या अप्लाई होते हैं ये हम फर्दर जब इनके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे तो एक एक करके समझेंगे। दूसरा आता है बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा आता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चार तरीके से प्रेजेंट टेंस का क्लासिफिकेशन देखा गया है। ऐसे ही बेटा पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में सबसे पहला आता है आपका सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा आता है बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा आता है बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में भी कुछ इसी तरीके का क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला आता है बेटा सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा क्लासिफिकेशन आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा आता है बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और लास्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपका बेटा तीन तरीके के टेंसेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, जिनके बारे में हम क्लियरली पढ़ेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से देखा गया है। एक एक करके ब्रीफली इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बेटा जो स्टार्ट करेंगे वो प्रेजेंट टेंस करेंगे कि प्रेजेंट टेंस के ऊपर रूल्स किस तरीके से एप्लीकेबल माने जाते हैं। सबसे पहले बेटा प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहला जो टेंस पढ़ेंगे आज वो हम पढ़ेंगे बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पे किस तरीके से हमें पता चलता है कि कोई सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर काउंट किया गया है। उसके लिए कुछ कंडीशंस है बेटा। ये कंडीशंस क्या क्या हैं, एक एक करके इन कंडीशंस के बारे में समझते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर काउंट किया गया है या नहीं किया गया। इसमें सबसे पहली चीज आती है बेटा टू एक्सप्रेस habitual action, habit और कस्टम्स। इसका मतलब क्या है बेटा, जब हम किसी भी, यहां पे वो बोलता है जब हम अपनी किसी भी हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताते हैं। हैबिचुअल एक्शन का मतलब है जो काम हम डेली बेसिस पे रोज करते चले जाते हैं वो हमारे हैबिट में है, हमारे हैबिचुअल एक्शन में काउंट किया जाता है, या कोई ऐसा काम जो कि हमारी हैबिट में है। हैबिट का मतलब है कि हमने वो काम कल भी किया था, आज भी किया है और हम आने वाले कल में भी करेंगे, वो भी हमारे लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। या कोई कस्टम, कस्टम जो हमारे घर में डेली बेसिस पे किए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि डेली बेसिस पे हर किसी के घर के अंदर सुबह भी भगवान की पूजा होती होगी, शाम के टाइम पे भी पूजा करते होंगे, तो ये डेली का कस्टम है ना जो हर किसी के घर में अलग अलग तरीके से होता है।
तो कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे हैबिचुअल एक्शन, हैबिट या कस्टम के बारे में बताती है, ये हमारे लिए क्या कहलाती है बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट की जाती है। जैसे सपोज मैंने इसका एग्जांपल दिया, आई वॉच टीवी ऑन एवरी संडे, कि मैं हर संडे क्या करती हूँ, टीवी देखती हूँ। अब ये मेरी हैबिट में है ना, रोज के हर संडे संडे टीवी देखने के लिए, तो जिसकी वजह से ये मेरे एक हैबिचुअल एक्शन है जो कि मैं हर संडे करती हूँ, जिसकी वजह से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट किया जाएगा। या सपोज मैंने बोला शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, कि वो रोज सुबह कितने बजे उठती है, 5 बजे उठती है। अब नियम से बट ऑब्वियस है, वो अगर उसकी आदत है रोज सुबह 5 बजे उठने की, तो वो कल भी उठी थी, आज भी उठी है और आने वाले समय में भी उठेगी, जिसकी वजह से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट किया जाएगा। ये सबसे पहली कंडीशन है बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अब बात करते हैं इसकी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन आती है टू टॉक अबाउट जनरल ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ। बेटा जब हम किसी भी चीज के बारे में, किसी भी जनरल ट्रुथ की बात करते हैं, जनरल ट्रुथ मतलब जो फैक्ट्स के बेसिस पे देखी जाती है कि हाँ वो सच है, या फिर जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, पूरी दुनिया में सच माना जाता है, वो हमारे लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट किया जाता है। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, या मैंने बोला सन राइजेस इन द ईस्ट। सर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, आपको पता है अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है, कभी कोई दूसरी डायरेक्शन से निकलता हुआ नहीं देख सकते। सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज की बात करें तो सूरज डूबता हमेशा वेस्ट के अंदर है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज का डूबना और उगना अलग अलग जगहों डायरेक्शंस में हो। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसकी वजह से हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट करेंगे। ये दूसरी कंडीशन थी बेटा। तीसरी कंडीशन आती है टू इंडिकेट अ फ्यूचर, to indicate a future event which is part of a plan or arrangement। बेटा जब हम किसी भी फ्यूचर के इवेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन उस फ्यूचर के इवेंट की प्रिपरेशन हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, या उसके लिए प्लान प्रेजेंट में कर रहे हैं, वो हमारे लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे आपको पता है कि कभी आप जब छुट्टियां पड़ती है तो घूमने के लिए जाते हो, तो पापा या मम्मा क्या करते होंगे, जो जिस भी कन्वेंस से आप जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो, जिस भी कन्वेंस से जा रहे हो, उसकी टिकट्स पहले से बुक करवाते होंगे प्रेजेंट के अंदर। होटल बुक कराना होता होगा तो वो भी पहले से करवा के रखते होंगे। तो ये सारे हैं तो फ्यूचर के इवेंट, लेकिन आपने उनके लिए क्या करा, अरेंजमेंट पहले से करके रखा प्रेजेंट के अंदर, जिसकी वजह से उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट किया जाएगा। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया, द स्कूल रीओपन्स इन अप्रैल। स्कूल जो है वो दोबारा से रीओपन कब होगा, अप्रैल में। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है, आप सबको पता है स्कूल जो है दिसंबर फाइनल्स के पेपर्स के बाद स्कूल्स जो होते हैं वो दोबारा से अप्रैल में खुलते हैं। तो जब सर नए क्लास में आते हो तो नए क्लास में आने के लिए अरेंजमेंट्स करते हो ना, पहले से बुक्स ला के रखते होगे, पहले से बुक्स परचेज कर लेते हो, कॉपियां खरीद लेते हो, उनको कवर करने का काम करते हो, स्टिकर्स चिपकाने का काम करते हो। तो स्कूल खुलना तो फ्यूचर के अंदर है, अगले महीने है या 2 महीने बाद है, लेकिन आपने तैयारी तो प्रेजेंट में करी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट किया जाएगा। ये कंडीशन होती है बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस की। नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर चौथी कंडीशन आती है टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस, बेसिकली कोट्स कहते हैं हम इनको, विद द वर्ब
सेज, जब हम किसी की कही हुई बात के बारे में बताते हैं बेटा और उसमें हम सेज वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? सिंपल प्रेजेंट। क्योंकि किसी ने अगर कोई बात कही तो सर वो तो उसने पहले कभी कही होगी ना, लेकिन वो एप्लीकेबल तब भी थी, आज भी है और आने वाले फ्यूचर में भी रहेगी। जैसे सपोज मैंने कहा न्यूटन सेज, न्यूटन ने कहा था every action has an equal and opposite reaction। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। अब सर ये न्यूटन की बात जब वो जिंदा था तब उसने कही थी, लेकिन आज भी मानी जाती है ना, और यूनिवर्सल फैक्ट्स के बेसिस पे भी देखा गया है, जिसकी वजह से जब हम किसी की कही हुई बात को सेज वर्ड्स के साथ कहते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर काउंटर किया जाता है। ये चौथी कंडीशन थी। नेक्स्ट कंडीशन आती है बेटा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वाले सभी सेंटेंसेस। बेसिकली हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट बिगिन विथ वर्ड, कौन कौन से वर्ड? हेयर एंड देयर। वो सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बेटा जिनकी शुरुआत हम हेयर या देयर से करते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है बेटा। ये एक्सक्लेमेटरी का सिंबल होता है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं हेयर या देयर वर्ड के साथ। जैसे सपोज मैंने बोला हेयर शी कम्स, कि देखो वो यहाँ आ गई, और आखिर में क्या लगा दिया? एक्सक्लेमेटरी मार्क। या मैंने बोला देयर ही गोज, देखो कि वो वहां जा रहा है, और आखिर में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया, तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट किया जाता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं बेटा, वो रूल्स क्या क्या हैं एक एक करके ब्रीफली उन रूल्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बेटा इसके रूल्स की बात करते हैं। रूल्स में सबसे पहला आता है आपका एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है बेटा वो सभी नॉर्मल सेंटेंसेस जिनके अंदर हम सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली रूल्स एप्लीकेबल करते हैं, यानी नॉर्मल सेंटेंसेस को एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहा गया है। इसमें कंडीशन क्या है बेटा? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अब रूल्स यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पर होते हैं। सिंगुलर मतलब आई, ही, शी, इट, ये सारे सिंगुलर होते हैं। प्लूरल में दे, वी, ये सारे प्लूरल में काउंट किए जाते हैं। तो अगर हमारा एफर्मेटिव सेंटेंसेस में बेटा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और साथ में एस या फिर ईएस लगाते हैं वर्ब के साथ। जैसे प्ले है तो प्लेस बन गया, एडवाइस है तो एडवाइसेस बन गया, स्लीप वर्ड है तो स्लीप्स बन गया। यानी यहाँ पे वर्ब की जो भी फर्स्ट फॉर्म होगी आप उसके साथ या तो एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। ये आपके लिए क्या कहलाते हैं बेटा? एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया शी कुक्स फूड इन द मॉर्निंग, कि वो मॉर्निंग में खाना बनाती है। अब यहाँ पे शी क्या था? सब्जेक्ट था, सिंगुलर था। कुक क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो एस लग गया, कुक्स बन गया। फूड इन द मॉर्निंग ये आपका क्या आ गया बेटा? रिमेनिंग सेंटेंस। ऐसे ही सपोज मैंने एक और एग्जांपल दिया, मैंने कहा ही एडवाइसेस मी नॉट टू स्मोक, उसने मुझे एडवाइस करा कि मुझे स्मोक नहीं करनी चाहिए। अब ही सब्जेक्ट था, सिंगुलर था, एडवाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, एस लग गया तो एडवाइसेस हो गया। मी नॉट टू स्मोक ये क्या था बेटा? आपका रिमेनिंग सेंटेंस। ये कंडीशन थी बेटा जब सब्जेक्ट सिंगुलर था। अब बात करते हैं जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, यानी प्लूरल मतलब एक से ज्यादा होते हैं। तो हम जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है बेटा तो उसके साथ हम खाली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। साथ में आपका रिमेनिंग सेंटेंस आता है। जैसे
सपोज मैंने एग्जाम्पल दिया, दे प्ले क्रिकेट इन द गार्डन, कि वो लोग गार्डन में क्रिकेट खेल रहे हैं। अब दे क्या था, रूलर सेंस में था, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो प्ले का प्ले रहा, आपने प्लेस नहीं करा। क्रिकेट इन द गार्डन ये आपका क्या था बेटा, रिमेनिंग सेंटेंस। ऐसे ही मैंने बोला वी रूलर था, स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, स्टडी का स्टडी ही रहा। वी स्टडी इन द स्कूल, कि हम सभी स्कूल में पढ़ते हैं। इन द स्कूल आपका क्या रहा, रिमेनिंग सेंटेंस। ये रूल था बेटा हमारा एफर्मेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंसेस होते हैं बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हम किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रूल क्या है बेटा, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ नेगेटिव के अंदर बेटा हम डज नॉट लगाते हैं। हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे शी कुक्स फूड इन द मॉर्निंग, मुझे इसका नेगेटिव करना है बेटा, तो नेगेटिव क्या होगा, शी के साथ नेगेटिव में डज नॉट लग जाएगा। कुक्स था, कुक्स का क्या हो जाएगा, खाली कुक हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस और ईएस नेगेटिव में नहीं लगता। इन द मॉर्निंग, शी डज नॉट कुक फूड इन द, सॉरी कुक फूड नहीं लिखा मैंने, डज नॉट कुक फूड इन द मॉर्निंग, कि वो मॉर्निंग में खाना नहीं बनाती। ही एडवाइजेस मी नॉट टू स्मोक, अगर मुझे इसका नेगेटिव करना है तो ही डज नॉट, एडवाइस का एडवाइस ही रहेगा, मी नॉट टू स्मोक, कि उसने मुझे एडवाइस ही नहीं करा कि मुझे स्मोक नहीं करनी चाहिए थी। ये कंडीशन थी बेटा जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था। अब बात करते हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है बेटा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज नॉट लगता है, जब प्लूरल होता है तो प्लूरल के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है, प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे दे प्ले क्रिकेट इन द गार्डन, मुझे इसका नेगेटिव करना है तो दे के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, दे डू नॉट प्ले का प्ले ही रहेगा, क्रिकेट इन द गार्डन। ऐसे ही वी स्टडी इन द स्कूल, मुझे इसका नेगेटिव करना है तो वी डू नॉट स्टडी इन द स्कूल, आखिर में फुल स्टॉप। ये था बेटा आपका नेगेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है बेटा जहां पे हम किसी से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो क्वेश्चन पुटअप करते वक्त क्या रूल अप्लाई होता है, अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर अगर हम सबसे पहले इंटेरोगेटिव में बेटा क्योंकि हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो क्वेश्चन पुटअप करते वक्त हम क्या करते हैं, डिड या डू, सॉरी डू या फिर डज का इस्तेमाल पहले करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है बेटा, और आखिर में आपका रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे शी कुक्स फूड इन द मॉर्निंग, मुझे इसका क्वेश्चन रेस करना है बेटा, तो शी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज, सब्जेक्ट आएगा शी, कुक का कुक ही रहेगा, फूड इन द मॉर्निंग, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये रिमेनिंग सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि आप किसी से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो। ही एडवाइस मी नॉट टू स्मोक, मुझे इसका क्वेश्चन रेस करना है तो ही सिंगुलर था उसके साथ डज आएगा, डज ही एडवाइस मी नॉट टू स्मोक, आखिर में क्वेश्चन मार्क। सेम
दे प्ले क्रिकेट इन द, ये आपका बेटा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों पे एक जैसा रूल एप्लीकेबल है। दे प्ले क्रिकेट इन द गार्डन, अब दे प्लूरल था तो हम क्वेश्चन पुट अप करते वक्त क्या लगाएंगे, डू पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा दे, डू दे प्ले क्रिकेट इन द गार्डन, आखिर में क्वेश्चन मार्क। सेम वी स्टडी इन द स्कूल, मुझे इसका क्वेश्चन पुटअप करना है, वी रूलर है बेटा तो पहले डू लगेगा, डू वी स्टडी इन द स्कूल, आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये आपका बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल था एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बेसिस पे कि हम किस तरीके से रूल्स अप्लाई करते हैं। ये सर आप लोगों का टॉपिक था सिंपल प्रेजेंट टेंस का कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पे किस तरीके से रूल अप्लाई होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किन सेंटेंसेस के लिए कहा जाता है कि हम कब इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काउंट करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आती है बेटा एन एक्शन इन प्रोग्रेस, कोई भी ऐसा काम जो कि प्रोग्रेस में चल रहा है, एंड द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एक्शन, कि कोई भी काम जो कि प्रोग्रेस के अंदर चल रहा है और वो प्रोग्रेस में कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, आप पिछले आधे घंटे से क्लास ले रहे हो, अभी भी ले रहे हो और आने वाले कुछ समय तक और लोगे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस क्यों? क्योंकि वो काम पिछले कुछ समय में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, वो आपका क्या कहलाता है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काउंट किया जाता है। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया, नॉर्मल है, शी इज प्लेइंग टेनिस, कि वो क्या कर रही है, टेनिस खेल रही है। अब हमें क्या पता कब से खेल रही है, हो सकता है आधा घंटा हो गया, हो सकता है 4 घंटे से खेल रही हो। खेल तो अभी भी रही है ना, क्योंकि हमें खेलती हुई दिख रही है। हो सकता है अभी खेलना बंद कर दे, लेकिन जब तक खेलती हुई दिख रही है तब तक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर काउंट किया जाएगा। तो ये हमारी बेटा सबसे पहली कंडीशन थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। दूसरी आती है बेटा एन एक्शन दैट इज not happening at the time of speaking but is in progress। बेटा इसका मतलब क्या है, at the time of speaking, वो बोलता है कोई भी ऐसा काम जो कि कोई भी ऐसा एक्शन, an action that is not happening at the time of speaking, जब आप वो बात बोल रहे हैं तब आप वो काम नहीं कर रहे, बट वो काम बैक में प्रोग्रेस में चल रहा है। बैक में प्रोग्रेस में चलने का मतलब है कि वो काम कॉन्टिन्यूएशन में चलता चला जाता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, मैं रात को 12 बजे घूमने के लिए बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद रात को 12 बजे मुझे कोई मिला और उसने मुझसे पूछा कि भैया आप क्या करते हो, तो मैंने बोला कि मैं पढ़ाने का काम करती हूँ। ठीक है, अब चाहे मैं स्कूल में पढ़ाऊं, चाहे मैं कॉलेज में पढ़ाऊं, चाहे मैं ट्यूशन में पढ़ाऊं, जब कोई बंदा मुझे रात को 12 बजे मिला, उसने पूछा आप क्या करते हो, मैंने कहा पढ़ाने का काम करती हूँ, तो क्या रात को जब मैं 12 बजे उसे मिली तब मैं पढ़ा रही थी? नहीं पढ़ा रही थी ना। 12 बजे जब मैंने उसको अपने काम के बारे में बताया तो मैं वो काम नहीं कर रही थी। वो यही बोलता है कोई भी ऐसा एक्शन जब आप बोल रहे हो तब आप कर नहीं रहे हो, लेकिन वो काम आप करते हो। यानी अगर मैंने 12 बजे उसको बोला कि मैं पढ़ाने का काम करती हूँ, तो मैं रात को 12 बजे पढ़ा नहीं रही थी, लेकिन मैं कॉन्टिन्यूएशन में पढ़ाती जरूर हूँ। उस दिन भी पढ़ाया था, अगले दिन भी पढ़ाऊंगी और उसके अगले दिन भी पढ़ाऊंगी। तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे सपोज मैंने बोला कोई बंदा जा रहा था, मैंने उसको देख के बोला ही इज वर्किंग इन एन एमएनसी, कि वो बंदा एमएनसी में काम करता है। अब भाई अगर वो बंदा मुझे सड़क पे दिखा तो वो एमएनसी में थोड़ा ना काम कर रहा है, उस टाइम पे तो वो सड़क पर दिख रहा है ना मुझे, लेकिन काम तो वो जॉब जिस भी कंपनी में कर रहा होगा उसी में कॉन्टिन्यूएशन में कर रहा होगा। तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसे मैंने बोला ही इज, ये एक और इसका एग्जाम्पल है बेटा, he is working in an
एमएनसी, एमएनसी बेटा कंपनी होती है मल्टीनेशनल कंपनी, बाहर की कंपनीज को एमएनसीज कहा जाता है। तीसरी कंडीशन आती है बेटा एन एक्शन दैट हैज प्री-अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। अब सर आप बहुत बड़ा कंफ्यूजन आएगा आपके माइंड में, ये हम लोगों ने अभी सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था, यही चीज हमने सेम सिंपल प्रेजेंट में पढ़ी थी कि हम फ्यूचर के इवेंट को प्रेजेंट में प्लान करते हैं। एग्जांपल दिया था कि घूमने जाते हैं तो पापा टिकट और रूम्स पहले से बुक करवा के रखते हैं, तो वो सिंपल प्रेजेंट है। अब सर यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे है? उसने बोला कोई भी एक्शन जिसके लिए आप पहले से जब अरेंजमेंट करते हो आने वाले फ्यूचर के लिए, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी कहलाता है, क्योंकि तुम उसकी कॉन्टिन्यूएशन में तैयारी करते हो। जैसे एक दिन टिकट बुक कराई तो अगले दिन होटल बुक करा दिया, या उसके अगले दिन कपड़े खरीदने चले गए, उसके अगले दिन पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो क्या वो काम एक दिन के अंदर खत्म हो जाता है? टिकट भी बुक करना, कपड़े भी खरीदना, पैकिंग भी करना, क्या सारा काम एक दिन में खत्म कर लेते हैं? सर कोई नहीं करता। तो ऐसा काम जो कि फ्यूचर का इवेंट है लेकिन हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। अब आप पूछेंगे फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है? तो सर दोनों के रूल्स अलग होंगे। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है। जैसे कुक है तो कुकिंग हो गया, प्ले है तो प्लेइंग हो गया, डांस है तो डांसिंग हो गया। तो यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूएशन में क्या करते हैं बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल है द वेडिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन संडे, कि जो शादी है वो कब की है, संडे की है। तो भाई अगर संडे की शादी तुम्हारे घर की शादी हो तो पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर देते हो ना। घर में अगर कोई शादी होती है तो महीने 2 महीने से पहले ही तुम लोग शॉपिंग भी शुरू कर दोगे, सारे काम करने शुरू कर दोगे। तो वो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का इवेंट और उसके लिए तुमने प्रिपरेशंस क्या करी, प्रेजेंट से करनी स्टार्ट कर दी। ये हमारे लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। ये 3 कंडीशन, और इसके अलावा बेटा एक और कंडीशन आती है। वो कंडीशन क्या है, अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल हैबिट्स स्पेशली यूजिंग एडवर्ब ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली एक्सेट्रा। यानी ऐसी हमारी अनडिजायरेबल हैबिट, अनडिजायरेबल का मतलब समझते हो, जो आदत में थी लेकिन ये माना गया है कि वो हमेशा आदत में रहेगी ही रहेगी, जिसे आप चाहकर भी क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काउंट की जाती है। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा ही इज कॉन्स्टेंटली गेजिंग एट मी। बेटा यहाँ पे ना 2 वर्ड होते हैं, एक गेजिंग होता है और एक ग्रेजिंग होता है। ग्रेजिंग की स्पेलिंग GRAZING होती है। सर ये ग्रेजिंग वर्ड का मतलब होता है चारा चराना जानवरों को, जबकि गेजिंग वर्ड का मतलब होता है किसी को घूरना। तो यहाँ पे सेंटेंस था ही इज कॉन्स्टेंटली गेजिंग एट मी, कि वो काफी देर से मुझे देखे जा रहा है। तो जहां यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंटली वर्ड का इस्तेमाल करा बेटा, इसलिए ये किसमें काउंट किया जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर काउंट किया जाएगा। ये आपके बेटा 4 रूल थे जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताते हैं कि कौन से सेंटेंसेस हमारे लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काउंट किए जाएंगे। अब सबसे पहले इसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं बेटा, कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस पे क्या रूल अप्लाई होता है। सबसे पहले एफर्मेटिव यानी जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस पे रूल किस तरीके से अप्लाई होता है। इसमें सबसे पहली कंडीशन है बेटा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम बेटा इज लगाते हैं या एम लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है या एम लगता है? साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन में है, हमेशा याद रखना, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, तीनों के अंदर वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, तीनों ही कंडीशंस के अंदर। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज और एम लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, साथ में आईएनजी लगेगा, प्लस आपका रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया, शी इज डांसिंग इन द रूम, कि वो क्या कर रही है, रूम के अंदर डांस कर रही है। तो उसका रूम के अंदर नाचना, शी सब्जेक्ट था बेटा, सिंगुलर थी, इज लगा, डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, आईएनजी लगाया तो डांसिंग बन गया, इन द रूम आपका क्या था बेटा, रिमेनिंग सेंटेंस। ऐसे ही मैंने बोला ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, वो गार्डन में खेल रहा है। अब ही इज प्लेइंग, ही सब्जेक्ट था, इज लगा बेटा, सिंगुलर था, प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, आईएनजी बन के प्लेइंग बन गया, इन द गार्डन रिमेनिंग सेंटेंस हो गया। यही सपोज मैंने आई वर्ड यूज करा, तो आई के साथ हम एम लगाते हैं, आई एम स्टडिंग इन द रूम, कि मैं रूम में पढ़ रही हूं, तो आई के साथ क्या लगा, एम लगा, स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इन द रूम क्या था बेटा, रिमेनिंग सेंटेंस। ये तो था बेटा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था। अब बात करते हैं जब सब्जेक्ट बेटा प्लूरल होता है। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, आर के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है बेटा, प्लस आईएनजी आता है, प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया, प्लूरल सेंस के अंदर अगर अब मुझे इस पे रूल अप्लाई करना है, तो प्लूरल सेंस का सपोज मैंने आपको एग्जांपल बोला, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे सब्जेक्ट था, प्लूरल सेंस में था, आर लगाया, काफी सारे थे तो आर लगा, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, आईएनजी के साथ प्लेइंग बन गया, फुटबॉल क्या था, रिमेनिंग सेंटेंस। ऐसे ही वी आर डांसिंग इन द पार्टी, हम सारे के सारे पार्टी में डांस कर रहे हैं। अब वी सब्जेक्ट था, प्लूरल था, आर लगा, डांसिंग इन द पार्टी आपका क्या बन गया बेटा, रिमेनिंग सेंटेंस। ये रूल एप्लीकेबल था बेटा जब एफर्मेटिव सेंटेंसेस पे था। अब बात करते हैं बेटा हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस पे रूल कैसे अप्लाई होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट बेटा सिंगुलर है तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, इज और एम लगाते हैं और इसके साथ नॉट लगा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव है, नॉट लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, प्लस आईएनजी लगता है, प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे सपोज एग्जांपल था बेटा, शी इज डांसिंग इन द रूम, मुझे इसका नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट क्या है, शी के साथ इज लगा, नेगेटिव करना है तो नॉट हुआ बेटा, डांसिंग इन द रूम आपका रिमेनिंग सेंटेंस। ऐसे ही इज प्लेइंग इन द गार्डन था, मुझे इसका नेगेटिव करना है तो ही इज नॉट, प्ले के साथ आईएनजी लग गया, इन द गार्डन, फुल स्टॉप। क्लियर सर सबको? इसमें फर्दर आता है बेटा, अगर सब्जेक्ट आपका, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उस केस के अंदर आर लगता है, आर के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट के बाद बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, प्लस आईएनजी प्लस
रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे दे आर प्लेइंग फुटबॉल, मुझे इसका नेगेटिव करना है, तो दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। यही वी आर डांसिंग इन द पार्टी, अगर मुझे इसका नेगेटिव करना है तो वी आर नॉट डांसिंग इन द पार्टी, फुल स्टॉप। ये आपका क्या हुआ बेटा, रूलर के सेंस पे हमने रूल अप्लाई करा। अब बात करते हैं बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे क्या रूल अप्लाई होता है। जब हम किसी से क्वेश्चन पुटअप करते हैं बेटा, तो क्वेश्चन पुटअप करते वक्त इज, क्वेश्चन पुटअप करते वक्त इज, एम और आर पहले लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है बेटा, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की प्लस आईएनजी प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे सपोज शी इज डांसिंग इन द रूम, मुझे इसका नेगेटिव करना है बेटा, सॉरी इसका क्वेश्चन पुटअप करना है, तो शी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पहले इज आएगा, फिर सब्जेक्ट शी आएगा। डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, आईएनजी बन के डांसिंग बन गया, इन द रूम आखिर में क्वेश्चन मार्क, तो इज शी डांसिंग इन द रूम आखिर में क्वेश्चन मार्क। ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, इसका क्वेश्चन रेज करना है, तो ही सिंगुलर था तो इज पहले आया, सब्जेक्ट ही बाद में आया, प्लेइंग इन द गार्डन आपका इन द गार्डन रिमेनिंग सेंटेंस। सेम दे आर प्लेइंग फुटबॉल, मुझे इसका क्वेश्चन पुटअप करना है, तो दे प्लूरल है बेटा, तो दे के साथ आर पहले आएगा, आर फिर सब्जेक्ट आएगा दे प्लेइंग फुटबॉल आखिर में क्वेश्चन मार्क। वी आर डांसिंग इन द पार्टी, अगर मुझे इसका क्वेश्चन पुटअप करना है तो क्या बनेगा, आर दे डांसिंग इन द पार्टी आखिर में क्वेश्चन मार्क। सेम ऐसा ही था आई एम स्टडीइंग इन द रूम, अगर मुझे इसका भी क्वेश्चन रेज करना है तो आई सब के साथ हम एम लगाते हैं बेटा, तो एम पहले आएगा, आई बाद में आएगा, एम आई स्टडीइंग इन द रूम और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या है बेटा, इंटेरोगेटिव के बेसिस पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पे किस तरीके से रूल्स अप्लाई करते हैं, ये उसके बारे में टॉपिक था।